और ब्रिटिश काल में किस तरीके से किसानों का शोषण किया जाता था उसके संदर्भ में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो कि 1793 में स्टार्ट की गई थी। और क्या कुछ हुआ था लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है। आज हम आगे बढ़ेंगे और रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप करेंगे और फिर हम बात करेंगे महालवाड़ी पद्धति के बारे में। इसके बाहर एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर यूपीपीसीएस। टारगेट हमारा वही है 6 दिसंबर, ठीक है। लक्ष्य बैच का ये सीरीज है पूरा, जिसमें आप लोग पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर अप करेंगे। फिलहाल हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर अप कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले यहाँ पर ये जो वर्ड है रैयतवाड़ी, इसमें रैयत का मतलब क्या है? तो रैयत का मतलब सिंपल सा है आपका किसान। किसान को ही रैयत कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर जब बात करी गई है रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसान संबंधी व्यवस्था या फिर सिस्टम, इसका मतलब क्या है? अभी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, उसमें हमने देखा था कि जमींदार जो था उसको बिठा दिया गया था किसानों के ऊपर। उसका काम था वो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करके लाए, लगान वसूल करे। बट यहाँ पर क्या करा गया कि डायरेक्ट किसान से बोला गया कि तुम आओ बेटा और कलेक्टर ऑफिस में आकर टैक्स जमा करो। अब अंग्रेजों और किसानों के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रखा गया इस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जेदारी अधिकार जो थे वो दिए गए, यानी कि अब जो थे रैयत यानी कि किसान, उनको भूमि का मालिक बना दिया गया, उनको कब्जा दे दिया गया। बट यहाँ पर ये जो सुनने में अच्छा लगता है कि चलो अब किसान जो है यार अपनी जमीन का ये मालिक बन गया, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि लगान इतना ज्यादा होता था कि किसान भर ही नहीं पाते थे। और इसमें एक प्रोविजन था कि बेटा अगर तुमने किसान मतलब लगान नहीं भरा तो वो जमीन तुमसे छीन ली जाएगी, और ज्यादातर यही होता था। रैयत प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या फिर व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि टैक्स देने का अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसका था? रैयत यानी कि किसान का। वो खुद जाएंगे और आपका वो जाकर जमा करेंगे टैक्स। इस व्यवस्था ने जो कृषक थे उनको भू स्वामित्व मतलब भू स्वामित्व दे दिया, उसकी स्थापना करी गई इस व्यवस्था के तहत। और इस प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासेदारों यानी कि उत्तराधिकारी को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया। अब यहाँ पर जब हम मिरासेदारों की बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब कि अगर ये कोई लैंड है और इसका मालिक है ए, ठीक है। अब क्या हुआ? ए का बेटा हुआ बी, अब ए की हो गई डेथ, ठीक है, तो आ गया बी। अब इस पर इस लैंड पर जो टैक्स देने की जिम्मेदारी है वो किसकी हो गई? बी की हो गई, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश पर यानी कि उत्तराधिकार यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पर इकलौता इन्हीं को जो है क्या बनाया गया? इसका जो राजस्व दाता जो है वो बनाया गया मिरासोदारों को या फिर मिरासीदारों को। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। 1820 में टॉमस मुनरो इनके द्वारा इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया, 12 महल क्षेत्र में मद्रास के, ठीक है। सो मद्रास का ये गवर्नर था, उसने वहां पर सबसे पहले 1820 में इसको स्टार्ट किया था। बंबई की बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, तो वहां पर एल्फिंस्टन ने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जो परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था, कि यानी कि जो लगान वसूली का काम है या फिर कर निर्धारण का काम है कि किस लैंड से कितना टैक्स जो है वो लेना है, कितना लगान वसूल करना है, वो साइंटिफिक पहले नहीं था। बट यहाँ पर उस चीज को किया गया, काफी कुछ साइंटिफिक चीजें यहाँ पर की गई। भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद जो है वो लगान को तय किया जाता था, यानी कि ऐसे ही नहीं, मनमाने तरीके से नहीं। वो एक अलग बात है कि लगान की दरों को बहुत ऊंचा रखा गया, बट यहाँ पर भूमि का सर्वेक्षण होता था, उसके बाद जो है लगान तय किया जाता था। 1836 में विनगेट और गोल्डस्मिथ इन्होंने इस सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किए और उसके अंदर सुधार किए। आगे चलें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो आप नोट्स देख रहे हो घटना चक्र के नोट्स हैं। अभी 2025
के नोट्स पर बेस्ड हैं, बट अगर आप इन नोट्स को लोगे तो 2026 का जो अपडेट है वो भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आप लोग लेना चाहो तो 9027281376 ये वो नंबर है जिस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस व्यवस्था में जो लगान की दरें थी वो काफी ऊंची थी, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। किन क्षेत्रों में लागू की गई? सबसे पहले बारामहल जिला तमिलनाडु का, वहां पर, उसके बाद में मद्रास, बंबई का कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग जो कि आज की डेट में कर्नाटका का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत का कितना एरिया जो है इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत था। सो 51% जो एरिया था वो इसके अंतर्गत था। इससे पहले जो हमने लैंड रेवेन्यू देखा था वो कितना था? 19%। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, जो कि है आपका महालवाड़ी पद्धति। अब तक क्या था कि सबसे पहले जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो थी, जमींदारों को जो है बिठा दिया गया किसानों के ऊपर, और उनका काम था कि बेटा जाओ किसानों से लगान वसूल करके लेके आओ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा रैयत वाली व्यवस्था, उसमें ये बोला गया किसान से कि अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, तुम अपना खेती करो, फसल उगाओ, उसके बाद जो है जो हमने डिसाइड किया है कितना तुम्हें लगान देना है, कितना टैक्स देना है, वो आओ और जाकर सीधे जमा करो कलेक्टर ऑफिस में, ठीक है। थर्ड जो था ये महालवाड़ी पद्धति, इसमें चीजों को बदला गया। अब इसमें जमींदारों का कोई मतलब नहीं, इसमें किसानों का कोई मतलब नहीं, इसमें पूरे पूरे गांव को कलेक्टिवली बोला गया कि तुम इतना जो है लगान दोगे। अब उस गांव के अंदर कौन किसान जमीन छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। उसने एक गांव से बोल दिया कि भैया तुम जो है हमें इतना लगान दोगे तो बस दोगे, अब चाहे कुछ भी करो, ठीक है। मतलब किसानों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी गई, जमींदारों का रोल खत्म हो गया। यहाँ पर सीधे सीधे इस सिस्टम के अंतर्गत बोला गया कि गांव जो है या फिर महाल जो है वो सीधे टैक्स देगा। सो इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल या फिर जागीर का एक भाग उसके साथ स्थापित की जाती थी। यानी कि अब किसान के साथ कोई रोल नहीं होता था, इसमें सीधे गांव से बात होती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता है तो ये ग्राम समाज जो है वो इस भूमि को संभालने का जिम्मा उसके ऊपर था, ग्राम समाज का, वो देखेगा। और ये ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि या फिर शामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यानी कि काफी कुछ यहाँ पर जो है ग्राम समाज को दिया गया, ठीक है। किसने स्टार्ट किया इसके संदर्भ में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन घटना चक्र में नहीं दी गई थी और बाकी भी कहीं मिली नहीं मुझे एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसके बारे में रहने देते हैं। बाकी किन क्षेत्रों में इसको लागू किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसको जो है कुछ परिवर्तनों के साथ में स्टार्ट किया गया। ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्रफल इसके तहत कवर्ड था? तकरीबन 30% एरिया जो है वो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। सो आज के इस सेशन में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे देखेंगे और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो मेन वर्ड्स थे जिसमें गृह शुल्क है, इंपीरियल प्रेफरेंस है, इसके अलावा धन का बहिर्गमन या फिर अपप्रवाह, इस थ्योरी के संदर्भ में बात करेंगे। लंदन इंडिया सोसाइटी, काफी कुछ है देखने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9027281376, ये मेरा नंबर है। या फिर आप डायरेक्टली फुल लेंथ कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है जिसका फीस 1500 रुपीज है, जिसमें आपको जीसी के सारे नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, और इन 11,000 में से 3,000 एमसीक्यू रहेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के। टेस्ट सीरीज की बात करें 20 फुल लेंथ टेस्ट इसमें रहेंगे जिसमें सी सेट के टेस्ट रहेंगे। उसके अलावा जो आपका सामान्य अध्ययन है उसके टेस्ट इसमें शामिल रहेंगे। सो कंप्लीट बैच रहेगा 1500 रुपीज का। आप लोग सेम नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।